हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सेफ एंड सुरक्षित होंगे इस लॉकडाउन में। आज बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक प्रोग्राम जिसका नाम है नीट एक्सक्लूसिव। क्योंकि हम सबको पता है कोरोना वायरस की वजह से नीट का पेपर जो है पोस्टपोन्ड हो चुका है। एक हमारे पास अच्छा मौका है कि हम लोग अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, नीट एक्सक्लूसिव में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बिहार पे आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी रिवीजन के टर्म में हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। तो बेसिकली हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के 2018 से करीब 2010 तक के सवाल हम लोग आज डिस्कस करेंगे। 2019 में आया हुआ पूरा का पूरा पेपर, पूरे सिलेबस का पेपर एक साथ हम लोग डिस्कस करने का प्लान किए हुए हैं, जिसको हम एकदम आखिरी में करेंगे। उसके पीछे हम टाइम के साथ आपको वजह बता देंगे कि क्या है वजह। ठीक है। तो आज हम लोग का जो पहला टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है, जो कि फ्रिक्शन पे बेस्ड है। इसमें पूछा है, पहला जो सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। मतलब चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फिर से सुनिए, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। तो बेसिकली पहला जो स्टेटमेंट है, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बिल्कुल सही बात है। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू है उससे छोटा होता है। कैसे देखते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बेसिकली आप सबको पता है म्यू एस इंटू एन होता है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ये जो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन का आर टाइम्स छोटा होता है। यानी कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर से डिवाइड कर दें तो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन आ जाता है। क्लियर है। ये हमारा रोलिंग फ्रिक्शन था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट दे रखा है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है। अगर हम म्यू एफ एल लिखें तो एफ एल की वैल्यू हम सबको पता है म्यू एस इंटू एन होता है। तो म्यू एस इंटू एन को हम लोग अगर इस तरह से लिखना चाहें, म्यू एस हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये तो बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू होता है ये। तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो गया। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट। बोला जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ। यानी कि म्यू एस की वैल्यू अगर हम लोग कंसीडर करें, कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो बेसिकली होता क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिएक्शन। यानी कि इसका भी यूनिट क्या है, न्यूटन। एंड इसका भी यूनिट क्या है बच्चे, न्यूटन। न्यूटन ने न्यूटन को कैंसिल कर दिया। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है, मतलब यूनिट आ रहा है, वो कुछ नहीं है, मतलब जीरो यूनिट, यानी कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब यहाँ से हमें एक बात समझ में आया, इन्होंने जो दे रखा है कि डायमेंशन ऑफ लेंथ होता है, बिल्कुल गलत। यानी कि थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है, स्टेटमेंट है। तो आंसर हमारा थर्ड हुआ। फोर्थ स्टेटमेंट दे रखा है कि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन। बिल्कुल सही। सपोज ए एंड बी दो ब्लॉक है, ए बी पे चलने की कोशिश कर रहा है, तो बी का जो ब्लॉक होता है उसका जो सरफेस है, पर सरफेस, वो ए वाले ब्लॉक के निचले सरफेस को उस पर चलने से रोकेगा, यानी रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2018 में ही पूछा गया है। ये दिया है कि एक हमारा वेज है जिसके ऊपर स्मॉल एम ब्लॉक एक रखा हुआ है, और इस वेज का जो इंक्लाइनेशन है थीटा है। ठीक है। और ये जो सरफेस है वो हमारा क्या है, स्मूथ है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर इस वेज को हम इस डायरेक्शन में ए एक्सेशन से मूव करवाएं, तो ये जो हमारा ब्लॉक है वो कहाँ पे है, ये रेस्ट पे है। ठीक है। ये रेस्ट पे है। तो अगर ये रेस्ट पे है तो बताओ ए और थीटा के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम एफ बना लें। एफ अगर हम बनाएंगे तो देखेंगे, स्मॉल एम का हमें एफ बनाना है। ये सपोज हमारा स्मॉल एम ब्लॉक है, तो देख रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस वेज अप्लाई कर रहा है, इधर अप्लाई कर रहा है, और धरती इसको खींच रही है नीचे की ओर एम से। ठीक है। धरती इसको एम से खींच रही है।
तो बेसिकली इसका वीडियो अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, इसका इसके इस जो वेज है इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन की तरफ अप्लाई कर रहा है ऊपर की ओर इस डायरेक्शन में, ऐसे ये मान लो वेज का सरफेस है, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है और अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है एमजी से नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब जरा इसको समझो, ए अगर इसको हम पूरा सिस्टम कंसीडर कर लें तो ये हमारा सिस्टम एक जगह से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। तो इस ब्लॉक पे सूडो फोर्स जो लगेगा कितना लगेगा, इधर लगेगा इस डायरेक्शन में, जिसका जो वैल्यू होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मान लो आपको थीटा बन के इसी ब्लॉक पे बैठ जाओ तो आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका वेज हो जाएगा, वेज के रिस्पेक्ट में बेसिकली आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे है, ठीक है, यानी कि उस पर सूडो फोर्स एक इस डायरेक्शन में लग रहा है m इंटू ए। क्लियर। तो हम लोग इसको देख सकते हैं, इस पे सूडो फोर्स किधर लगा, इस डायरेक्शन में लगा m इंटू ए। क्लियर। नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली अब हम देख रहे हैं कि हमारा ये इंक्लाइनेशन है, तो इसको अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये हमारा एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है। ये इस तरह से इंक्लाइन कितना एंगल पे है, यहाँ से कितना एंगल बेस बना रहा है, ये एंगल बेसिकली कितना है, थीटा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में अगर हम नॉर्मल रिएक्शन को ब्रेक करेंगे तो ये हमारा आएगा n cos थीटा, ठीक है ना। और इस डायरेक्शन में अगर हम इस चीज को ब्रेक करें तो ये आएगा n sin थीटा, ठीक है बच्चों, ये n sin थीटा है। अब देखो जरा स्टेटमेंट इन्होंने बोला है कि रिमेन्स स्टेशनरी, यानी कि जो छोटा वाला ब्लॉक है वो स्टेशनरी होना चाहिए, तब बताओ ए और थीटा में क्या रिलेशन है। तो अगर ये स्टेशनरी होना चाहिए दैट मीन्स कि इस पे एक्स और वाई एक्सिस में नेट फोर्स की वैल्यू क्या इक्वेट कर दें, जीरो कर दें। तो हम यहाँ से इक्वेशंस बना सकते हैं, बेसिकली इक्वेशंस क्या है, एन साइन थीटा एन साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम इंटू ए, पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन एन कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चे हमारा m इंटू जी। तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दे एक दूसरे से तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन थीटा, यानी कि फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड अगर हम लोग कर रहे हैं तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू जी बाई सॉरी ए बाई जी, क्या हो जाएगा, ए बाई जी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ए है, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ से ए की वैल्यू अगर हम लिखना चाहेंगे, ए के बारे में अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या है आंसर, जी टेन थीटा आया, ठीक है बच्चों। ये हमारा आंसर है ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोला है कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई एल है, ठीक है। ये मान लो एक स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई हमने क्या कंसीडर कर ली, एल कंसीडर कर ली, इसकी जो लेंथ है कितनी है, तो स्मॉल एल है, ठीक, सवाल में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला है कि इसके एक एंड से हमने स्मॉल एम मास का एक पार्टिकल अटैच कर दिया है, ठीक है, ये स्मॉल एम मास का एक पार्टिकल अटैच कर दिया और ये स्ट्रिंग जो है मासलेस है, ठीक है। और बोला है कि ये जो पूरा सिस्टम अभी तक हमने देखा है ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है और एक इन हिंट इसका जो है हिंज है, मान लो ये ऐसे यहाँ के अबाउट रोटेट कर सकता है, ये हिंज है, ठीक है, ओके। फिर बोला है कि अगर पार्टिकल एक सर्कल में v वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर दे, यानी कि ये ऐसे चलने लगे, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, तो पूछा है कि जो नेट फोर्स होगा पार्टिकल पर वो कितना होगा,
ठीक है, एक हिंट दिया है, मतलब हिंट क्या दिया है इसमें, एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका दिया है कि टी रिप्रेजेंट्स टेंशन इन द स्ट्रिंग। पूछा है कि इस पार्टिकल पर कितना फोर्स लगेगा। तो जनरली देखो, अगर हम इस पार्टिकल पर चीटा बन के बैठ जाए, इसका बीडी बनाओ, और ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है, और इस ये जो सिस्टम एक रस्सी से इस तरह से अटैच्ड है, ये ऐसे रस्सी है, ठीक है, तो जैसे ये मूव करने लगेगा इस रस्सी में एक टेंशन जनरेट हो जाएगा टी का। क्यों? क्योंकि अगर तुम चीटा बन के यहाँ पे सपोज बैठे हुए हैं, तो तुम्हें फील होगा स्टार्टिंग में कि इस वेलोसिटी की वजह से ये जो बॉब यानी कि मास यहाँ पे लगा हुआ है, वो इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि इस डायरेक्शन में एफर्ट लगने लगा, तो रस्सी में तुरंत खिंचाव यानी कि टेंशन जनरेट हो जाएगा, उसको हमने टी कंसिडर कर लिया। और इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगने के चांसेस हैं? हम लोग को पता है कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है mv² by L। ठीक है, आप समझ में आया? तो क्योंकि तुम्हें क्या फील होगा, क्योंकि तुम उसी बात पे बैठे हो, तुम ये फील करोगे कि इस डायरेक्शन में यानी कि इन दोनों डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तभी हमारा जो ये बॉब है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दैट मीन्स कि इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स का सम इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स कि टी की जो वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, mv² by L आ रही है। ठीक है, दैट मीन्स कि चीटा बन के जिस बॉब पे तुम बैठे हो, उस बॉब पे यानी कि उस पार्टिकल पे जो फोर्स आ रहा है वो टी के इक्वल आ रहा है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है थोड़ा सा डिफर कर रहा है, एक पे -e है, दूसरे पे E+E है। If the net electrostatic repulsion and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance del d, जो कि उनके साइज एटॉमिक साइज से काफी बड़ा है, अपार्ट इज 0, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन और ग्रेविटेशनल पुल जो लग रहा है उसका सम जो आ रहा है वो इक्वल टू 0 आ रहा है। सपोज इन दोनों पे जो चार्ज है वो डिफर किए, इस पे डेल्टा ई का चार्ज आया और इस पे भी डेल्टा ई का चार्ज आया। ठीक है, इसका मास स्मॉल एम मान लो, इसका भी मास स्मॉल एम मान लो। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस दिया है, डी। ठीक है, इस पे इस डायरेक्शन में कौन लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, इस पे भी इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन अप्लाई होगा। तो ये ब्लॉक आपस में इसको इधर खींचेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से, और इधर खींचेगा, तो ये एफ जी लग रहा है। ठीक है, तो ये है ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया इस क्वेश्चन का। अब इसे आपको सॉल्व करना, पूछा है डेल्टा ई का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो जरा, फोर्स लगा दो, क्योंकि नेट फोर्स एक के इक्वल टू 0 बोला है, तो सारे फोर्सेस को बैलेंस करो। 10⁹ इंटू डेल्टा ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, इंटू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू एम का स्क्वायर, एम की जो वैल्यू है पुट कर दो, इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 होल डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो बेसिकली ये है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो इसको हम लोग यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। अब बाकी सारी चीज़ों को एक साथ हम लोग अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6.67 इंटू 10 इंटू 1.67 इंटू 1.67
4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये पावर और इधर के पावर, इस तरफ के पावर को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है, 10⁻⁻⁴। तो बेसिकली ये जो है करीब करीब 1 इसका मैग्नीट्यूड आने वाला है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई की जो वैल्यू आई वो 10⁻⁻27 के ऑर्डर का आ गया। ठीक है, सॉरी -37 आएगा। अगर यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करें तो ये 10⁻⁻37, और क्योंकि चार्ज है तो ये इसका जो यूनिट हुआ कूलाम हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर जो आ रहा है सी आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक अगर मास है, इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है, नॉर्मल से 60 डिग्री बना रहा है और ये वाल पे हिट कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे दिया है विदाउट लॉस ऑफ स्पीड, यानी कि जब ये बाल इस वाल को हिट कर रहा है तो बाल के स्पीड में कोई लॉस नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि जो कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर हम लोग चीटा बन के यहाँ पे, या मान लो अगर हम यहाँ दीवार पे कनेक्ट हो जाएं, इसी तरह से इसी पे चिपक जाएं, तो हम देखेंगे ये ब्लॉक हमारी तरफ आता हुआ नजर आएगा। तो बेसिकली ये ब्लॉक इस तरह से आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से 60 एंगल बनाया है, ये एंगल 60 है, तो इधर का भी एंगल कितना होगा, ये भी 60 एंगल होगा। ठीक है, ये v वेलोसिटी से आ रहा है, ये हमारा मास कितना है, m है, तो इधर इस डायरेक्शन में क्या इसका कंपोनेंट हो जाएगा, mv cos 60 डिग्री, एंड इस डायरेक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा, mv sin 60 डिग्री। ठीक है बच्चे, mv sin 60 डिग्री। तो ये है हमारा इनिशियल मोमेंटम जो टुवार्ड्स द पर्सन, जो कि इस वाल से चिपका हुआ है उसकी तरफ आ रहा है, उसको हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया। अब आफ्टर हिटिंग, जो बाल का डायरेक्शन है इधर है, और ये यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, ये भी 60 डिग्री यहाँ से बना रहा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा mv cos 60 डिग्री हो जाएगा। आफ्टर हिटिंग यानी कि फाइनल मोमेंटम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक्स और वाई। ये अलोंग द वॉल है, ये हो जाएगा mv sin 60 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो बेसिकली एक बात ध्यान में रखो, ये जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट अलोंग द वॉल है, यानी कि इस डायरेक्शन में है, और ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, और ये वाला कंपोनेंट देखो अवे फ्रॉम द वॉल नॉर्मली जा रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो चेंज जो हुआ बेसिकली कौन सा कंपोनेंट हुआ, चेंज जो हुआ ये कंपोनेंट हुआ, और अलोंग द वॉल ये कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट सेम है, इस वजह से ये दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है, जनरली चेंज इन मोमेंटम हमारा कितना आया, चेंज इन मोमेंटम जो आ रहा है परपेंडिकुलर टू द वॉल वो आया है 2mv cos 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये cos 60 डिग्री, तो दैट मीन्स कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा mv, और हमें पता है चेंज इन मोमेंटम का जो वैल्यू होता है वो इम्पल्स के बराबर होता है। तो आंसर हमारा है m इंटू वी। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल ये है कि एक कार है जो कि कर्व रोड पे चल रही है, जिस रोड का रेडियस है कैपिटल आर, और रोड जो है बैंक्ड है थीटा एंगल पर। दैट मीन्स कि सपोज ये हमारा रोड हो इस तरह से, और इस तरह से मान लो बैंक्ड रोड हो, हॉरिजॉन्टल से ये रोड सपोज थीटा एंगल बना रहा है, तो ये हमारा सपोज कितना हो गया, एंगल थीटा हो गया। और किसी ने बोला कि कार इस पे चल रही है, तो ये मान लो कार का पहिया हो गया। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो स्पीड होगा वो कितना होगा, किधर होगा,
स्पीड जनरली इधर होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका जो सेंटर एक्चुअल में है, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ जो आ रहा है हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। बेसिकली ध्यान से देखिए तो मैक्सिमम सेव वेलोसिटी के बारे में बात कर रही है, तो मैक्सिमम सेव वेलोसिटी के बारे में अगर इन्होंने बात किया है तो बेसिकली जो कार होगा, कार बेसिकली स्लाइड करने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसके पहियों के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। समझ में आया। और क्योंकि इसका जो सेंटर है कुछ इस डायरेक्शन में, इस दिशा में है, तो इस पे जो सूडो फोर्स लगता है एक आउटसाइड, यानी कि एम वी स्क्वायर बाई आर, ये वी मैक्सिमम के बारे में बात किया है, डिवाइडेड बाई आर, वो इधर लगेगा, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, इधर अप्लाई होगा ऐसे। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन बच्चे, ठीक है ना। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। ये भी एंगल हमारा क्या आएगा, अगर जनरली हम देखें तो ये भी एंगल हमारा थीटा आएगा, ठीक। तो ये जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है जनरली, ये हमारा हो जाएगा एन कॉस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा एन कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में जो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट आ रहा है एन साइन थीटा आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो क्या एन साइन थीटा। अब जरा हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को देखें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये जो एंगल, ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू साइन थीटा। और इसी डायरेक्शन में हमारा कौन, धरती खींच रही है इस ब्लॉक को एम जी से। दैट मीन्स कि अगर हम सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लें तो हमें एक वैल्यू निकल के आएगी। पता लग रहा है कि एफ आर जो हमारा है कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, ये बराबर हो रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर के, एम वी एम स्क्वायर बाई आर के, ठीक है बच्चों। तो इसको सपोर्ट कर, ये सपोज हमारा फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये सेकेंड इक्वेशन है। एफ आर की वैल्यू हमने क्या देखी, एफ आर विल बी इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अब हम क्या करें, यहाँ से एफ आर की वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में अगर सेकेंड इक्वेशन में हम पुट कर दे रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, ठीक है बच्चे, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से n कॉमन ले लें। n कॉमन लेने के बाद हमारा n कॉस n इंटू कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। दैट मीन्स कि n की वैल्यू हम यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं, सॉरी, n की वैल्यू हमारी यहाँ से आई, n इज इक्वल्स टू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एन, सॉरी म्यू एस साइन थीटा, ठीक है बच्चों, म्यू एस साइन थीटा। ये हमारा होगा
साइन थीटा। ठीक, तो अब यहाँ से हम क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन जो कि ये है हमारा, इसमें हम एफ आर की वैल्यू पुट कर दें और एन की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं, सपोज एफ आर की वैल्यू कितनी है, म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी मैक्स का स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। अब यहाँ से फिर से n की वैल्यू हम लिखें, तो n अगर हम इस इक्वेशन से कॉमन ले लें तो बेसिकली ये हमारा क्या बन रहा है, n ब्रैकेट के अंदर म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू आ रहा है बच्चे हमारा एम वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो ये हमारा एक फाइनल इक्वेशन आ रहा है। इसमें हम क्या करें, अब n की वैल्यू पुट कर दें। n की वैल्यू ये आई है, n इज इक्वल्स टू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इंटू इंटू हमारा आया है म्यू एस कॉस थीटा म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर आया है बच्चे। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से m से m को कैंसिल कर दें, m हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व कर दीजिए। इस चीज़ को जब r यहाँ पे करेंगे और तो v मैक्स का जो वैल्यू आ रहा है तो बेसिकली आ रहा है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये v मैक्स की वैल्यू आई है। अब हम लोग देखते हैं क्या है ऑप्शन, क्या है ऑप्शन, अभी तक हमने नहीं देखा। ऑप्शन बेसिकली बच्चे टेन थीटा के, मतलब इसमें टेन के टर्म में दिया है। तो देखो यहाँ से जिस भी टर्म में पूछे, ये भी पूछ सकता था, इस टर्म में भी दे सकता था। अब आपको क्या करना है, इस पूरे इक्वेशन को कॉस थीटा से डिवाइड कर देना है। तो जब आप कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वी मैक्स की जो वैल्यू होगी तो बेसिकली क्या हो जाएगी, आर जी ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, पहले इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। इस टर्म में अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड करें तो हमारा आ जाएगा म्यू एस प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये बच्चे हो जाएगा टेन थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा, डिवाइड कर दीजिए फिर कॉस थीटा को अगर हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और ये अगर हम लिखें तो ये म्यू एस टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा म्यू एस टेन थीटा। तो देखिए ये ऑप्शन कहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन।
वी मैक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो बेसिकली थर्ड ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है यहाँ से, करेक्ट आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसमें यही सवाल दूसरे तरह से भी पूछ सकता है कि आपको वी मिनिमम निकालना है। ठीक है, यहां से पूछ सकता है आपको वी मिनिमम, ये जो यहाँ पे मैक्सिमम से वेलोसिटी पूछा है तो वी मिनिमम आपसे पूछ सकता है। वी मिनिमम पूछेगा तो आप क्या करोगे, तो उस केस में सब कुछ सही रहेगा, लेकिन वी मिनिमम जब रहेगा तो ये जो कार है उसका जो स्लाइड करने का प्रोसेस हो सकता है इस डायरेक्शन में हो सकता है, टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इंक्लाइन प्लेन के नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लग रहा है इधर वो उल्टा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में लगने लगेगा। ठीक है बच्चों, सारा का सारा कैलकुलेशन ऐसे होगा, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो कंपोनेंट में जो वैल्यूज आ रहे हैं वो चेंज हो जाएंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब दूसरी तरह से रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ओके, ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है हमारा इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है और ये जो इंक्लाइनेशन है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो एट ए पर्टिकुलर एंगल, यानी कि यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है, ये जो ब्लॉक है स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। दैट मीन्स कि अगर इसका एफबीडी हम लोग बनाएं तो एफबीडी में सबसे पहले तो देखिए ये हो जाएगा इसका नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन में बच्चे हो जाएगा इसका नॉर्मल रिएक्शन। और mg को अगर हम रिजॉल्व करें तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा एक mg cos थीटा। ठीक बच्चों, mg cos थीटा ये हो जाएगा। और इस डायरेक्शन में अगर एक इसका कंपोनेंट देखेंगे तो क्या आएगा, mg sin थीटा। ठीक है, जैसे mg sin थीटा इसमें आया तो ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सपोज इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल पुल लगने लगा mg sin थीटा, तो तुरंत इस डायरेक्शन में जो इंक्लाइन प्लेन है वो इस ब्लॉक के निचले सरफेस पे क्या लगाने लगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाने लगा। सपोज अगर इसको हम देखें तो ये इसका एफबीडी अगर हम बनाएं तो ये स्मॉल m है, इस डायरेक्शन में इस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है, धरती इसको इस डायरेक्शन में खींच रही है mg से। ठीक है बच्चे, और इसका कंपोनेंट हम ले रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये हमारा एंगल थीटा होगा। ये ब्लॉक पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरली किधर आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये हो गया, और ये आ जाएगा ग्रेविटेशनल पुल का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आएगा mg cos थीटा। ठीक है बच्चे, और इस डायरेक्शन में आएगा mg sin थीटा। तो ये था एफबीडी इस ब्लॉक का। तो जनरली हम लोग देख रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू आ रही है mg cos थीटा आ रही है। ठीक है, mg cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर हम लोग लिखना चाहें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जनरली क्या होगी, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू के, क्योंकि ब्लॉक स्लाइड करने लगा, म्यू के mg cos थीटा। ठीक, ये म्यू के mg cos थीटा हो गया हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जनरली अगर इस चीज को हम देखें तो हमारा जो ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, सपोज ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से स्लाइड करना शुरू कर दिया और स्टार्ट हुआ है रेस्ट से। तो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट लगा देंगे हम लोग और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो बेसिकली म्यू एस की वैल्यू यहाँ पे आ गई टेन थीटा। तो जनरली म्यू एस की जो वैल्यू आती है टेन थीटा की वैल्यू यहाँ 30 आप रखोगे तो बेसिकली ये आ जाएगा 1/√3, और 1/√3 को आप सॉल्व करते हो तो जनरली ये आ जाता है 0.577। इसको हम लोग राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 0.6। ठीक है, तो ये म्यू एस की वैल्यू आई हमारी, ये बेसिकली हमारा म्यू एस है। क्लियर है? अब एक्सेलरेशन देख लो, जनरली क्या होगा, सपोज सेकंड इक्वेशन आप मोशन लगा दो, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है यूटी में, यू की वैल्यू हमारी 0 होगी, तो जनरली ये हम लिखेंगे हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। तो जनरली सॉरी ये एस है, एस इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इन्होंने दिया है कि एस की वैल्यू हमारी 4 है, इंटू 2 कर दीजिए,
डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर कर दीजिए। टी स्क्वायर का मतलब 4 सेकंड दे रखा है कि 4 सेकंड तक ये स्लाइड हुआ। तो ये जनरली हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है क्वेश्चन में कि सपोज ये द बॉक्स स्टार्ट टू स्लिप एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक इज in 4 seconds. The coefficient of static and kinetic friction between the box and the plank will be respectively पूछ रखा है कितना होगा, तो हमने तो coefficient of static friction कैलकुलेट कर लिया, 0.6 आ रहा है। अब BD के थ्रू अगर हम लोग देख रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg अप्लाई है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही along द इंक्लाइन प्लेन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो बेसिकली इसको हम इक्वल कर सकते हैं mg माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट मीन्स की म्यू के mg cos थीटा, जो कि बराबर होगा नेट फोर्स के, यानी कि m इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन। तो बेसिकली m ने m से कैंसिल कर दिया m को, तो बेसिकली ये जो एक्सेलरेशन आया कितना आया, g साइन थीटा। आप सबकी वैल्यूज रख दीजिए, g की वैल्यू सपोज 10 कंसीडर कर लीजिए, साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस म्यू के इंटू जी की वैल्यू 10 कंसीडर कर लीजिए फिर से, इंटू √3/2 cos 30 की वैल्यू इज इक्वल्स टू ए। अब इसे आप इक्वेट कर दीजिए, पीछे जो ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ये वाली, तो ए की वैल्यू अगर आप दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड अगर कर दीजिए तो देखिए क्या आ रहा है, ये आया है 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल्स टू 10/2। कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से आएगा ये 1 माइनस √3 इंटू म्यू के। क्लियर है? आप यहाँ से देखिए इस चीज़ को चाहे तो काट दीजिए, ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी टोटल। तो जनरली अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी 10 डिवाइडेड बाई 10√3 आ जाएगी। ठीक है बच्चे, ये आ जाएगा हमारा म्यू के की वैल्यू। तो हम लोग देख रहे हैं फिर से, ये अगर हमारा 10 से 10 हमने कैंसिल कर दिया तो ये 1/√3 आ गया। दैट मीन्स कि म्यू के की वैल्यू कितनी आई, 1/√3। दैट मीन्स कि ये हमारा हो जाएगा फिर से इक्वल टू 0.577। दैट मीन्स कि इसको भी हम नियरली क्या लिख सकते हैं, 0.06 लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि म्यू के और म्यू एस की दोनों की वैल्यू जो आ रही है 0.6 सिखा आ रही है, तो इसका जो आंसर हुआ सेकेंड हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमारा दिया हुआ है कि दो स्टोन है, एक का मास स्मॉल m दूसरे का मास 2m है, जो कि एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। हैवियर जो मास है यानी कि 2m जिसका रेडियस है r/2, और लाइटर जो मास है उसका जो रेडियस है स्मॉल m है, और उनका टेंजेंशियल जो स्पीड है स्टोन का, जो छोटा वाला है उसका n टाइम्स बड़ा है हैवियर के। ठीक है, तो बताना है कि n की वैल्यू क्या है। तो बेसिकली देखिए इसको, सपोज ये हमारा ब्लॉक है, ये और ये, ठीक है, ये सपोज हमारा बोला है कि जो हैवियर है उसका जो रेडियस है वो r/2 है, ये हिंज है इस पॉइंट के अबाउट, और ये ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, और ये जो रॉड है ये कैपिटल मतलब स्ट्रिंग का लेंथ कैपिटल आर है, और जो स्मॉल r/2 है वो 2m से कनेक्टेड है, और जो कैपिटल आर है स्ट्रिंग वो स्मॉल m से कनेक्टेड है। अब बोला जा रहा अगर हम लोग इसकी वेलोसिटी यानी कि स्मॉल m की जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल वेलोसिटी वो n टाइम्स है 2m के। तो देखिए जरा, अगर इसको हम लोग मान लें कि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, n इंटू वी हो जाएगी। तो बोला है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट पे सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों का बराबर है, तो बताइए n की वैल्यू क्या हुई। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू mv स्क्वायर
बाई आर होता है, तो हम कैलकुलेट करें हैवियर के लिए अगर देखें तो 2m इंटू वी स्क्वायर बाई आर बाई 2 कर दें, ठीक है, जो कि बराबर है किसके हमारा, जो कि बराबर है एम एन वी स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारा आर के। क्लियर है? तो देखिए ये जो 2 है बेसिकली ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 4 वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चे, 2 आ गई। तो दैट मीन्स कि n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो देखो कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? समझ में आया सबको ये बात? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि ये 3 हमारे ब्लॉक हैं ए बी सी। ए का मास 4 kg, बी का मास 2 kg एंड सी का मास 1 kg रिस्पेक्टिवली आर इन कॉन्टेक्ट, और ये सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है। बोला है कि हम इस पे अगर 14 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए पे, ठीक है, 4 kg पे, तो कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी बताइए। तो देखिए सबसे पहले सारा मास कैलकुलेट कर लीजिए, 4 2 1, तो टोटल ये आया 7 kg। हमने टोटल अगर इसको सिस्टम मान लिया तो एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का कितना हो जाएगा, सारे ब्लॉक का, ए की वैल्यू टोटल फोर्स अप्लाइड 14 न्यूटन डिवाइडेड बाई टोटल मास यानी कि 7 kg। तो एक्सेलरेशन अलोंग द सरफेस कितना आ गया हमारा, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हर एक ब्लॉक की कितनी आई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अब आप जरा देखिए ए का इकलौता ए को अगर देखिए तो ए पे नेट फोर्स कितना लगा है वो कैलकुलेट कर लीजिए। तो जनरली इधर 14 न्यूटन लग रहा है और ये 4 kg का ब्लॉक है, इसका मास जो है वो 4 kg है, ठीक है। इस डायरेक्शन में ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो इस पे सपोज ये जो है बी इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगा रहा है एफ ए ऑन ए ड्यू टू बी, इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स अप्लाई हुआ। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लें कि नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो नेट फोर्स यानी कि ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है हमारा, इस डायरेक्शन में ब्लॉक हमारा मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में ए हमारा मूव किया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इस नेट फोर्स कितना लगा, 14 न्यूटन माइनस एफ ए बी will be equal to 2 इंटू 4। दैट मीन्स कि ये नेट फोर्स लगा इस पे। तो बेसिकली अगर इसे हम कैलकुलेट कर लें तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी हमारा आ रहा है बच्चे 6 न्यूटन। क्लियर है? तो जो कांटेक्ट फोर्स आ रहा है ए और बी के बीच में कितने न्यूटन का आया, 6 न्यूटन का। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि एक ब्लॉक जिसका मास m1 है रेस्ट पे हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक लाइट स्ट्रिंग है जो कनेक्टेड है एक फ्रिक्शनलेस पुल्ली से, और फ्रिक्शनलेस पुल्ली से एक एंड कनेक्ट पास हो रहा है और कनेक्ट हो रहा है एक स्मॉल ब्लॉक जिसका मास m2 है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल जो है म्यू के है। तो बोला व्हेन ब्लॉक ए इज स्लाइडिंग ऑन द टेबल द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, टेंशन बताना है आपको, ठीक है। ये 2000 AIPMT 2015 का सवाल है। तो बेसिकली इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा मान लो पुल्ली है, इससे एक M1 मास इस तरह से अटैच्ड है, ये M1 मास है, ठीक है, इस तरह से ऐसे अटैच्ड है और ये हैंग हो रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे सपोज M2 कनेक्टेड है, दिया हुआ है कि ये M2 है, ठीक है। बोला है कि जब ये स्टार्ट हो जाए स्लाइड करना, यानी कि ये इस डायरेक्शन में चलने लगा सपोज ए एक्सेलरेशन से, यानी कि ये M2 भी इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से चलने लगा, तो बेसिकली पूछा गया है तो टेंशन कितना जनरेट होगा इस स्ट्रिंग में, ठीक है। और यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया है, ठीक है, म्यू के इसका कोफिशिएंट दिया है काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो देखिए जरा इस ब्लॉक को खींचने वाला कौन है इस डायरेक्शन में, जो टेंशन जनरेट हुआ इस स्ट्रिंग में,
क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है तो टेंशन हर जगह क्या होगा, सेम होगा। इसको धरती खींच रही है इधर कितने फोर्स से, m2g से, ठीक है। और इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इस पे कितना होगा, n होगा। और इस ब्लॉक को धरती इस डायरेक्शन में खींच रही है m1g से, ठीक है। तो जरा फर्स्ट ब्लॉक को देख लें जिसका मास m1 है, इसका मास m1 है, इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है टेंशन T से, और इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो बेसिकली इस डायरेक्शन में हमने मान लिया एक सेंस से ये चल रहा है, तो बेसिकली नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है T माइनस एफ के, जो कि इक्वल हो रहा है m इंटू ए के। क्लियर है। अब ये क्या होगा हमारा, T की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एफ के की वैल्यू हमारी म्यू के इंटू एन है। तो ये हो जाएगा म्यू के इंटू एम इंटू एम वन इंटू जी, और ये बराबर होगा m इंटू एम वन इंटू ए के। क्लियर है। तो ये हम इसको बना दे फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन अगर हम लोग देखें तो सेकेंड जो ब्लॉक है यानी कि m2 ब्लॉक, वो डाउनवर्ड जा रहा है एक सेशन से। इसको जो इसमें रस्सी का टेंशन है T अपवर्ड है, और धरती इसको खींच रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में m2g से। इसका अगर हम लोग इक्वेशन लिखें तो ये आएगा m2g माइनस टी इज इक्वल्स टू m2 इंटू ए। क्लियर है। तो अगर बेसिकली इस इक्वेशन में हम क्या करें, m2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हमारा इक्वेशन जो आएगा ये हो जाएगा बेसिकली g माइनस टी बाई m2 विल बी इक्वल टू ए। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हमने निकाल ली इस टर्म में निकाल ली। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू उठा के हम कहाँ पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन में। जो फर्स्ट इक्वेशन हमने इसको बनाया है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो है, इसमें हम ए की वैल्यू अगर पुट कर दें तो देखिए हमारा इक्वेशन क्या आ रहा है, टी माइनस म्यू के m1 जी इज इक्वल्स टू m1 जी माइनस m1 बाई m2 इंटू कैपिटल टी। ठीक है। अब टी वाले टर्म को एक तरफ ले जाओ, तो इस तरफ जब ले आएंगे तो टी अगर कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस m1 बाई m2 इज इक्वल्स टू, इसको इस तरफ ले जाइए इस तरफ, तो ये आ जाएगा m1। देखिए m1 हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो m1 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 1 प्लस, और जी को हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस म्यू के इंटू जी बचा। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ से टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली देखिए अगर हम लिखना चाहें तो टेंशन की वैल्यू बेसिकली हम लोग क्या यहाँ से लिख सकते हैं, m2 का अगर हम यहाँ से एलसीएम ले लें तो m2 प्लस m1 डिवाइडेड बाई m2 हो जाएगा इंटू टी है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि टी की जो वैल्यू है हमारी वो m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 आया है होल मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस म्यू के 1 प्लस म्यू के इंटू जी। तो ये बेसिकली हमारा स्ट्रिंग में टेंशन आया है। क्लियर है। क्या आपको प्रोसेस समझ में आया कैसे कैसे हुआ है। बेसिकली आप एफबीडी बना लेंगे दोनों ब्लॉक का, उसके बाद में इक्वेशंस लिख लेंगे सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये फर्स्ट ब्लॉक में आया है हमारा इक्वेशन, और ये हमारा सेकेंड ब्लॉक के लिए इक्वेशन यहाँ पे आया है। यहाँ से हमने बेसिकली क्या किया, ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, एक्सेलरेशन जी माइनस टी बाई m2 आया है, उसको हमने क्या किया फर्स्ट इक्वेशन में उठा के पुट कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन में जब हमने पुट किया ये, तो यहाँ से हमने टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो आई होप आपको तरीका समझ में आया होगा।
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है देखिए जरा, इसका फर्स्ट या सेकंड, यानी कि इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। देखिए जरा, m1 m2 इंटू 1 + μk इंटू g डिवाइड बाई m1 + m2, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये AIPMT 2015 का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ये पूछा है कि हमारे पास इस तरह से दो ब्लॉक रखे हुए हैं जो हॉरिजॉन्टल टेबल पे हैं, M1 और M2 एंड M3। M1 स्ट्रिंग के थ्रू लटक रहा है नीचे। बेसिकली बोला गया है कि ये जो सरफेस है वो रफ है और इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स का कोफिशिएंट है वो म्यू दिया गया है। पूछा जा रहा है कि अगर पुल्ली फ्रिक्शनलेस है तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन m1 का बताना है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बताना है। तो शॉर्ट ट्रिक के थ्रू तो तुरंत हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें शॉर्ट ट्रिक नहीं अप्लाई करना है, हमें इसे पूरा कंप्लीटली कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हम लोग हॉरिजॉन्टल टेबल पे जो रखा हुआ है उसको देखें। ये M2 है हमारा और ये रस्सी से कनेक्टेड है। ये मान लो M3 है हमारा, क्लियर है। और ये मान लो हॉरिजॉन्टल टेबल है। तो बेसिकली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, इस ब्लॉक पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्योंकि रस्सी में सपोज यहाँ दो स्ट्रिंग कनेक्टेड है, एक और ये वाला दूसरा। तो हम इस स्ट्रिंग के बारे में, इस स्ट्रिंग के बारे में कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। तो इसमें टेंशन आया, मान लो T आया। तो बेसिकली इस पे जो फोर्स नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कितना होगा, मान लो N1 है, इसकी जो वैल्यू आएगी M3 इंटू जी आएगी। और इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो N2 मान लिया हमने, इसको धरती खींच रही है इस डायरेक्शन में M2G से। तो यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन N2 की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इस पे इक्वेशन लगा दीजिए, सेकेंड इक्वेशन न्यूटन का। तो खींचने वाला टेंशन T है और इसको रोकने वाले दो फ्रिक्शन फोर्स हैं, F1 और F2। इस पे मान लो F1 लग रहा है तो इस पे मान लो F2 लग रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे F1 की वैल्यू क्या आएगी, F1 की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो आ जाएगा म्यू M3 इंटू जी और माइनस F2 की वैल्यू लिख दें म्यू M2 इंटू जी आ जाएगा, जो कि बराबर होगा किसके, M2 प्लस M3 इंटू जी के, इंटू ए के। इंटू ए के बराबर होगा। अब आप यहाँ से अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, टी माइनस म्यू के कॉमन ले लीजिए, M2 प्लस M3 इंटू जी लिख दीजिए, विल बी इक्वल टू M2 प्लस M3 इंटू ए। क्लियर है। अब आप लोग एलबीडी बना लीजिए फर्स्ट ब्लॉक का, जिसका मास M1 है। ये M1 है, इसमें टेंशन इस डायरेक्शन में आया T, इस डायरेक्शन में इसको धरती खींच रही है M1G से, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है A एक्सप्रेशन से। तो बेसिकली यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, M1G माइनस T विल बी इक्वल टू M1 इंटू ए। क्लियर है। आपको वैल्यू चाहिए ए की, तो यहाँ से टी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टी की वैल्यू आ जाएगा, M1 को कॉमन ले लीजिए, G माइनस ए। क्लियर है। अब ये जो टी की वैल्यू आई है, इस टी को उठा के आप ऊपर वाले इस इक्वेशन में, मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे टी की वैल्यू, यानी कि M1 इंटू जी माइनस ए, तो बेसिकली ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M1 इंटू जी माइनस M1 इंटू ए विल
माइनस म्यू के इंटू जी m2 प्लस m3 will be equal to m2 प्लस m3 इंटू ए। ठीक है, तो इसको जब इस तरफ आप ले आएंगे तो ये देखिए पॉजिटिव हो जाएगा साइन, और ये जी और ये जी और m1 ये मिलके क्या बन जाएंगे, आपका जो फार्मूला बना ये बना m1 माइनस m2 प्लस m3 इंटू म्यू के होल ब्रैकेट में इंटू जी होल डिवाइडेड बाई आपका आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 m1 प्लस m2 प्लस m3 आ जाएगा बच्चे, और ये आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन। बेसिकली ये है आपका एक्सेलरेशन का फार्मूला। ठीक है, समझ में आया सबको? क्लियर हो गया? तो ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सा सही है इसमें ऑप्शन हमारा। अब एक हिंट दे दिया गया है आपको कि m1 सारे मासेस जो हैं बराबर हैं, तो सपोज हमारे पास सारे मासेस जितने भी है m1 बराबर है m2 के, है ना, ये सवाल में दिया गया है S1 m3 बराबर है m के। तो सारे मासेस को अगर हम इक्वल कर दें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हमारी आ रही है m, अगर हम कॉमन ले लें ऊपर से, ठीक है बच्चों, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ देखिए सॉरी यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन आया, ये m2 प्लस m3 हो जाएगा हमारा 2m, तो ये 2 म्यू के हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 2 म्यू के है इंटू जी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3m है, डिवाइडेड बाई 3m है, तो ये m ने m को कैंसिल कर दिया, तो बेसिकली a का जो वैल्यू आया वो 1 माइनस 2 म्यू के डिवाइडेड बाई 3 इंटू जी आया। तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला आ रहा है। ठीक है, इस एक्सेलरेशन से बेसिकली फर्स्ट ब्लॉक मूव करेगा। ठीक है, ऊपर जितने भी ब्लॉक हैं सबका अपना अपना एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो आंसर इसका कौन सा सही है? बेसिकली इसका जो आंसर है थर्ड आंसर इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम म्यू के म्यू बेसिकली है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, हमने म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमने इसकी जगह पे म्यू रखना है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, इसकी वैल्यू क्या है, म्यू के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2014। ठीक है, इसमें दिया गया है फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है ये, है ना, पूछ रहा है कि चेंज इन मोमेंटम 0 to 8 सेकेंड कितना है हमारा। तो देखिए चेंज इन मोमेंटम, जनरली मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे और ये फोर्स और टाइम ग्राफ है, तो जो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर यानी कि सॉरी एक्स एक्सिस के जो ऊपर जितने भी एरिया आएंगे फोर्स इनटू टाइम का, वो सारा का सारा चेंज इन मोमेंटम आएगा और वो पॉजिटिव होगा, और जितना एरिया डाउनवर्ड आएगा एक्स एक्सिस के नीचे आएगा तो चेंज इन मोमेंटम वो वैल्यू आएगी माइनस में। तो सबसे पहले हम लोग कुछ ना करें, एरिया कैलकुलेट कर लें सारा का सारा। ये एरिया देखिए कितना है इसका, अगर हाइट देखें तो 6 आ रहा है और बेस इसका 2 है, तो बेसिकली ये एक ट्रायंगल है, इसका एरिया हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 6 इंटू 2, तो ये आ गया हमारा 6 यूनिट यानी कि 6 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड थिंग हम देख रहे हैं 0 to 2 जा रहा है, इसका जो हाइट है बेसिकली ये -3 का है, तो बेसिकली ये -3 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये जो हमारा आया ये -6 न्यूटन सेकेंड आया मोमेंटम। ठीक, लास्ट वाला देख लें, ये बेसिकली 4 to 8 चला है जिसकी हाइट पॉजिटिव 3 है, तो ये 3 इंटू 4 हो जाएगा, दैट मीन्स कि 12 न्यूटन सेकेंड, तो ये हो जाएगा 12 न्यूटन सेकेंड। अब सबको हम ऐड कर दें,
तो देखो ये +6 है और ये -6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आया 12 न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारे पास एक बैलून है, वो शुरू शुरू में ए एक्सेस से डाउनवर्ड जा रहा है और इसका मास स्मॉल m है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि हम इसमें से कितना मास रिमूव करें ताकि यही बैलून ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे, ठीक है। तो दोनों केसेस में देखो जरा, एयर ड्रैग मान लो इस केस में जब ये डाउनवर्ड जा रहा है तो ऊपर की ओर लग रहा है, और ये जब ऊपर जा रहा है तब भी एयर ड्रैग ऊपर ही लग रहा है। बेसिकली धरती इधर खींच रही है mg से और धरती इधर खींच रही है mg से। ये दोनों अलग अलग केसेस पहले बना लेते हैं, देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम लोग इक्वेशन अप्लाई करें तो mg माइनस fb विल बी इक्वल टू m इंटू ए अप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ से फोर्स ऑफ बायोलेंसी या ड्रैग फोर्स अगर कैलकुलेट करें तो बेसिकली हमारा आ रहा है m g माइनस ए। क्लियर, ये एक इक्वेशन है। और यहाँ पर अगर वही इक्वेशन हम अप्लाई करें तो हम देख रहे हैं एफ बी माइनस एम जी, इसको एफ बी डैश मान लो, ये एफ बी डैश मान लो हो जाए, फोर्स ऑफ ड्रैग फोर्स हमारा चेंज हो जाए, तो यही ब्लॉक ऊपर कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, एक एक्सेलरेशन से। अब यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को लिखें एफ बी डैश, तो बेसिकली ये हमारा क्या हो जाएगा, एम जी प्लस ए हो जाएगा। क्लियर है, सॉरी एम जी प्लस ए, ठीक है, ये एम जी प्लस ए जाएगा। अब हम लोग क्या करें, एफ बी डैश को माइनस कर दें एफ बी से, सॉरी एफ बी डैश माइनस एफ बी कर दें, तो बेसिकली ये मान लो सेकेंड इक्वेशन है हमारा और ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारा। जब हम माइनस करेंगे तो बेसिकली देखेंगे कि जो आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया वो एफ डैश माइनस एफ आया, और राइट हैंड साइड हमारा ये आ जाएगा 2ma आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा है कि कितना मास रिमूव करना पड़ेगा, तो जनरली मान लो डेल्टा एम मास आपने रिमूव किया, तो डेल्टा एम मास का जो एक्सेलरेशन होगा बेसिकली किधर होगा, अपवर्ड होगा। और इसको अगर हम लोग लिखें तो यहाँ हम लिख देंगे 2ma। क्लियर है, दैट मीन्स कि डेल्टा एम की जो वैल्यू यहाँ से हम लिखेंगे तो 2ma डिवाइडेड बाई जी प्लस ए लिखेंगे। क्लियर है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा, जो रिमूव करेंगे मास को हम लोग डेल्टा एम करेंगे, जिसकी वैल्यू 2ma डिवाइडेड बाई जी प्लस ए होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आया, फिर से एक बार रिव्यू करते हैं। एक बैलून है जो शुरू शुरू में डाउनवर्ड जा रहा है एक स्टेशन से, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया कि इस पे ड्रैग फोर्स कितना लग रहा है। सेकेंड थिंग, जब यही बैलून हमारा मान लो उतना ही मास लेके ऊपर जाएगा तो बेसिकली कितना इस पे ड्रैग फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ड्रैग फोर्स की वैल्यू हमने मान लो यहाँ पे चेंज कर दिया। अब जो चेंज इन ड्रैग फोर्स आया वो उसको हमने रख दिया डेल्टा एम इंटू जी प्लस ए, क्योंकि ऊपर हमारा मान लो डेल्टा एम मास एक्सेस में जा रहा है तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, डेल्टा एम जी प्लस ए होगा उस पे नेट फोर्स, जो कि बराबर हमारा आया है 2ma के। क्लियर है, तो डेल्टा एम की वैल्यू यहाँ से आई 2ma डिवाइडेड बाई जी प्लस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोला है कि अपर एक इंक्लाइन ऐसे प्लेन है, ठीक है, जो कि थीटा एंगल पे इंक्लाइन है। इसका आधा पार्ट यानी कि l/2 हमारा जो है वो रफ है और आधा पार्ट l/2 स्मूथ है, ठीक है। तो पूछा है आपसे कि अगर एक ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ मूव करना शुरू किया और ये रेस्ट पे यहाँ से रखा था, यानी कि इसकी नीचे वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो यहाँ पहुंचा तो इसके पास एक वेलोसिटी तब तक आ जाएगी, सपोज v आ गई। फिर बोला है कि जब ये यहाँ से रफ सरफेस पे चलते चलते ये बॉटम पे पहुंच जाए तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो ब्लॉक और इसके बीच में लग रहा है
उसके और एंगल के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग फर्स्ट केस में अप्लाई कर देते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि इनिशियल। तो देखो, अगर इसका मास स्मॉल m है तो इसको धरती इस डायरेक्शन में खींच रही है mg sin थीटा से। ठीक है, कंपोनेंट हम लेंगे तो बेसिकली अगर इसका एक्सेलरेशन हम देखेंगे तो g sin थीटा आएगा। कहाँ से? रफ स्मूथ सरफेस के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो मान लो फाइनल वेलोसिटी इसने जो गेन की v स्क्वायर गेन की माइनस 0 का स्क्वायर, जो कि बराबर है किसके? माई इज इक्वल्स टू 2as, 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है? g sin थीटा, और s यानी कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना है? l/2 हमने माना है। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन हमने मान लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन सपोज हमारा आ गया। क्लियर? सेकेंड, जब ये रफ सरफेस पे पहुंच जाएगा तो इस डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगने लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगने लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन उसका इस डायरेक्शन में होगा mg cos थीटा, mg cos थीटा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा ब्लॉक पे वो क्या आएगा? mg cos थीटा। तो बेसिकली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हो जाएगा म्यू इंटू mg cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है यहाँ से। तो देखो mg sin थीटा डाउनवर्ड लगेगा तो नेट एक्सेलरेशन इस केस में मान लो a डैश हो जाएगा, तो बेसिकली ये g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा आएगा इस केस में एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ से फिर से v वेलोसिटी को गेन कर लिया है मान लो इंक्लाइन, जैसे ही रफ सरफेस पे पहुंचा तो बोला है कि फाइनल वेलोसिटी अगर इसकी 0 हो तो क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो जरा देखो फिर से यहाँ से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, फाइनल वेलोसिटी 0 कह रहा है, इनिशियल वेलोसिटी हमने मान लिया है कि v है, उसका स्क्वायर कर दो। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे चेंज हो गया तो 2 इंटू जी साइन थीटा माइनस 2 म्यू जी कॉस थीटा इंटू l/2, डिस्प्लेसमेंट अभी भी l/2 है। बेसिकली हमने यहाँ पे माइनस वी स्क्वायर देखा, तो माइनस वी स्क्वायर की फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू, अगर वी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, बेसिकली ये आएगा माइनस 2 जी साइन थीटा इंटू l/2 विल बी इक्वल टू 2g साइन थीटा माइनस 2 म्यू जी कॉस थीटा इंटू l/2, ये हो जाएगा इंटू l/2। तो बेसिकली l/2 से l/2 कैंसिल हो गया, और 2g अगर हम काटना चाहें तो 2g भी काट सकते हैं। हमने 2g भी काट दिया तो बचा क्या हमारा? इस तरफ साइन थीटा बचा और यहाँ साइन थीटा बचा, और यहाँ पे तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और ये माइनस में है बेसिकली साइन थीटा माइनस ये आपका आएगा म्यू कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका है म्यू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो अगर इसको हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बैलेंस कर दें, बेसिकली साइन थीटा को इस तरफ ले जाएं, इस तरफ, और इसको हम लोग इस तरफ ले आए, तो देख रहे हैं हम लोग म्यू कॉस थीटा बराबर हमारा आ रहा है 2 साइन थीटा। तो यहाँ से म्यू की जो वैल्यू हमारी आ रही है बच्चों, आ रही है 2 tan थीटा।
2 tan थीटा। तो देखिए ऑप्शन इसका कौन सा सही है। ऑप्शन इसका जो सही है वो बी। तो 15 नंबर का क्वेश्चन जो नीट तो 2013 में पूछा गया है, इसमें दिया गया है कि हमारे पास 3 ब्लॉक है M2 M3 M जो कि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। स्मॉल M ब्लॉक पे अपवर्ड डायरेक्शन में F फोर्स लगने की वजह से जो पूरा सिस्टम है हमारा एक कांस्टेंट स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कांस्टेंट स्पीड। दैट मीन्स कि नेट एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन जो है सारे ब्लॉक्स का इक्वल टू 0 है। हमको पता है न्यूटन थर्ड सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर किसी ब्लॉक पे नेट फोर्स की कोई वैल्यू होती है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। तो दैट मीन्स कि इन पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 आ गई है। सवाल में पूछा गया है कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m। तो हम लोग जैसा कि इसमें दिया गया है कि स्पीड कांस्टेंट स्पीड से सारे जा रहे हैं यानी कि नेट फोर्स पूछ रहा है, तो नेट फोर्स की वैल्यू ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि 0 होगा। 2m पे नेट फोर्स की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक रॉक हो और किसी कारणवश वह टूट जाए तो उसका वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है बेसिकली। 1 kg 2 kg और पता नहीं कितने kg का है। तो बेसिकली जो 1 kg है वो 12 मीटर पर सेकंड से मान लो एक्स एक्सिस पे जा रहा है। 1 kg का ब्लॉक 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा है एक्स एक्सिस पे, और ठीक वाई एक्सिस पे मान लो जा रहा है 2 kg का ब्लॉक। 2 kg का ब्लॉक वाई एक्सिस पे जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो पूछा है कि थर्ड वाला ब्लॉक का कितना मास होगा ताकि वो 4 मीटर पर सेकंड से जाए। तो जनरली देखो इसमें इनिशियली रॉक रेस्ट पे है तो इनिशियल मोमेंटम रेस्ट पे है, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, जो भी हुआ इंटरनल चेंज की वजह से हुआ। तो नेट मोमेंटम क्या है इसका, कंजर्व है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन अब लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे तो बेसिकली इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है आएगा वो सपोज इस डायरेक्शन में आएगा। तो जो तीसरा वाला पार्ट है उसका जो लीनियर मोमेंटम आना चाहिए वो इस पार्ट में आना चाहिए, इस पार्ट में आना चाहिए। और उसका मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए इसके बराबर होना चाहिए। उसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए इधर वाले के बराबर होना चाहिए। देख रहे हैं, दैट मीन्स कि हम लोग अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वजह से जो मोमेंटम आ रहा है उसको अगर हम कैलकुलेट कर लें, मान लो उसको मान लो P1 मान लें, तो उसकी जो वैल्यू आ रही है 12 × 1, ये मान लो आई कैप, और प्लस वाई एक्सिस पे जो आ रहा है यानी कि 16 जे कैप न्यूटन सेकेंड आ रहा है हमारा, या केजी मीटर पर सेकेंड, इसको मान लो न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अगर P1 हमने मान लिया और थर्ड ऑब्जेक्ट का मान लो P2 इस डायरेक्शन में हो लीनियर मोमेंटम, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन तो अपोजिट हमें दिख ही रहा है। तो बेसिकली P2 बराबर होना चाहिए किसके, माइनस ऑफ P1। ठीक है, तो इसको इक्वेट कर लीजिए। मैग्नीट्यूड हमें देखना है तो बेसिकली P2 का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए P1 के मैग्नीट्यूड के। तो P1 का मैग्नीट्यूड कितना है, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, दैट मीन्स की स्क्वायर रूट ऑफ 400। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चे, kg मीटर पर सेकेंड। तो दैट मीन्स कि इसका स्पीड दिया गया है 4 और मास हमको ट्रीट करना है अगर m, तो बेसिकली ये हो जाएगा 20। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से जो आंसर आया आया 5। तो बेसिकली जो मास है वो 5 kg है। ठीक है, ये 5 kg आ रहा है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला गया है कि हमारे पास 1000 का एक केजी का एक कार है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है जिसका रेडियस 90 है। बोला गया कि एंगल ऑफ सर्कुलर प्लेन अगर है
मान लो 45 डिग्री, तो स्पीड क्या होगी? तो हमें पता है कि सेफ जोन में चलने के लिए जो स्पीड होती है स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा होता है। और यहाँ से अगर हम जी की वैल्यू 10, तो हम लोग थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे 45 रख दें और जी की वैल्यू अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख दें, तो बेसिकली हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू 90, 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो ये बेसिकली हो गया 1। दैट मीन्स कि इसका जो आंसर आया 30 आया। तो आंसर है 30 मीटर पर सेकेंड से कार चलनी चाहिए। तो दैट मीन्स कि आंसर 4। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए आई पी एम टी और मेंस में दिया हुआ है 2012 में। तो बेसिकली ये पूछ रखा है कि एक कार है जिसका मास स्मॉल एम है, एक सर्कुलर लेवल ट्रैक पे मूव कर रहा है और म्यूएस उसका स्टैटिक फ्रिक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन कार एंड पहिया। मैक्सिमम स्पीड कार का क्या होना चाहिए सर्कुलर मोशन के लिए? सपोज ये सर्कुलर ट्रैक है, इस तरह से मान लिया हमारा ये कार का पहिया है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में मान लो इसकी वेलोसिटी है वी मैक्स के बारे में बात की जा रही है। अगर इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी इधर है, मान लो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो ये जो कार होगा उसको जो सूडो फोर्स खींचेगा वो इस डायरेक्शन में खींचेगा और इसकी जो वैल्यू होगी mv² बाई आर होगी। और ये m अगर हम मान लें मैक्सिमम वेलोसिटी, तो देख रहे हैं हम इस ब्लॉक के पहिए पे जो प्लेन है उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा किधर लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ लगेगा। और इस ब्लॉक का जो नॉर्मल रिएक्शन है, यानी कि इस कार का नॉर्मल रिएक्शन धरती के पुल के अपोजिट होगा। इस डायरेक्शन में इसका एम जी है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² मैक्स बाई आर। ठीक है, ये हमारा मान लो। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हम क्या लग दें? म्यू एस इंटू एम जी इज इक्वल्स टू एम वी मैक्स का स्क्वायर बाई आर। बेसिकली एम से एम कैंसिल हो गया, तो वी मैक्स की जो वैल्यू हमारी आ रही है वो कितनी आ रही है? स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्टैटिक इंटू कैपिटल आर इंटू जी आ रही है। तो ये हमारा होता है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द कार इन द सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? हम लोग देख रहे हैं फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पर्सन है जो कि 60 kg का है, एक लिफ्ट में बैठा हुआ है। लिफ्ट का मास जो है, उन्होंने बोला कि लिफ्ट का मास जो है 940 kg है, 940 किलो है। ठीक है, और एक पर्सन है जिसका मास 60 kg है, वो लिफ्ट में खड़ा है। ये 60 kg का पर्सन है और लिफ्ट में स्ट्रिंग ऐसे लगा हुआ है जो कि लिफ्ट को खींच रहा है ऊपर की ओर। तो पूछा है कि टेंशन इन सपोर्टिंग केबल कितना होगा? सपोज सपोर्टिंग केबल में जो टेंशन है वो टी है। तो इस पूरे सिस्टम को धरती कितने फोर्स से, टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना होगा? 1000 kg। जी की वैल्यू 10 दिया है, तो जी की वैल्यू 10 रख दीजिए। ओके, और ये बोला है कि इस डायरेक्शन में जो हमारा सिस्टम है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये मूव कर रहा है। तो हम लोग क्या करें? टेंशन बताएं। तो टी माइनस 10,000 इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 1। दैट मीन्स कि टेंशन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? तो टोटल 11,000 न्यूटन का टेंशन आ रहा है। ठीक है, ये हमारा टेंशन हो गया। दैट मीन्स कि आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। जो केबल में, सपोर्टिंग केबल में टेंशन आया 11,000 का आया। क्लियर?
ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। आज का फर्स्ट टारगेट हम लोग का कंप्लीट हो गया।